तो हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है जिसका टाइटल है अकादमिक उत्कृष्टता के लिए एटॉमिक हैबिट्स। ये जेम्स क्लियर की जो मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके सिद्धांतों को लेता है और उन्हें खास तौर पर भारतीय छात्रों की पढ़ाई की आदतों पर लागू करता है। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो बहुत सरल है। बड़े हैरान करने वाले नतीजे बड़े कदमों से नहीं बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे छोटे लगातार सुधारों से आते हैं। और जो बात इसे खास बनाती है वो ये कि ये सिर्फ और मेहनत करो वाला लेक्चर नहीं है। हाँ, सही बात है। ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम देता है, एक ढांचा। ये लक्ष्यों से ज्यादा प्रक्रिया को बदलने पर जोर देता है। प्रक्रिया को बदलना। हाँ, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद एक कहानी के जरिए होगा। चलिए एक काल्पनिक छात्र की कल्पना करते हैं, नाम है रोहन। ठीक है, रोहन। रोहन 12वीं में है, उस पर बोर्ड्स का एंट्रेंस एग्जाम का जबरदस्त प्रेशर है। वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई विषय नहीं बल्कि टाल मटोल की आदत है। वो शुरू ही नहीं कर पाता। रोहन। मुझे लगता है कि हर सुनने वाला किसी न किसी तरह से रोहन की इस हालत को समझ सकता है। बिल्कुल। तो रोहन की इस सबसे पहली और सबसे बड़ी लड़ाई यानी टालमटोल से शुरू करते हैं। इस सिस्टम का पहला कदम रोहन के लिए कैसा दिखेगा? रोहन के लिए पहला कदम है पढ़ाई को एक ऑटोमेटिक एक्शन बनाना जिस पर सवाल ना उठाया जाए। ऑटोमेटिक? जैसे सुबह उठकर ब्रश करना। एग्जैक्टली। सोचना नहीं पड़ता, हो जाता है। इसके लिए पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। मतलब मैं आज पढ़ूंगा जैसी अस्पष्ट बात कहने के बजाय एक ठोस योजना बनाना। हाँ। तो ये कुछ ऐसा होगा कि रोहन कहे मैं शाम 4 बजे अपने स्टडी कॉर्नर में केमिस्ट्री पढ़ूंगा। ये काफी सीधा लगता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और न्यूएंस है, खासकर हमारे घरों के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा। हो सकता है रोहन के पास कोई अलग स्टडी कॉर्नर ना हो। बहुत से घरों में जगह की कमी होती है। हाँ, ये तो है। तो उसके लिए नियम ये हो सकता है, जैसे ही शाम की चाय खत्म होगी मैं डाइनिंग टेबल साफ करके वहीं अपनी मैथ्स की किताबें खोलूंगा। अच्छा। यहाँ चाय खत्म होना एक स्पष्ट संकेत है, एक क्यू, और डाइनिंग टेबल एक तय जगह, भले ही टेम्पररी हो। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। अपनी नई आदत को किसी पुरानी स्थापित आदत के साथ जोड़ देना। हाँ बिल्कुल। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। ठीक है, तो रोहन ने तय कर लिया कि वो चाय के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठेगा, लेकिन उसके मन में अभी भी पढ़ाई को लेकर एक बोझ वाली भावना है। वो उसे पसंद नहीं करता। इसका क्या इलाज है? यहाँ दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाए। मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक बनाए। अगर कोई काम सजा जैसा लगता है तो हमारा दिमाग उससे बचने के 1000 रास्ते ढूंढ लेगा। तो रोहन को पढ़ाई के साथ किसी मजेदार चीज को जोड़ना होगा। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग? शायद वो खुद से कहे मैं 45 मिनट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करूंगा और उसके बाद 15 मिनट अपने पसंदीदा यूट्यूबर का वीडियो देखूंगा। या शायद अच्छी स्टेशनरी खरीदना, रंग बिरंगे पेन इस्तेमाल करना। ये छोटी छोटी चीजें भी पढ़ाई के अनुभव को थोड़ा बेहतर बना सकती हैं। निश्चित रूप से। और इसमें एक और शक्तिशाली पहलू है, वो है सामाजिक प्रभाव। अगर रोहन ऐसे दोस्तों के साथ उठता बैठता है जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, जो लाइब्रेरी जाते हैं, तो धीरे धीरे उसका नजरिया भी बदलेगा। उनका अनुशासन और मोटिवेशन वो संक्रामक हो सकता है। हाँ, संगत का असर। बिल्कुल। मकसद ये है कि पढ़ाई से जुड़ी नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव में बदला जाए। ठीक है, तो अब रोहन के पास एक तय समय और जगह है और उसने इसे थोड़ा आकर्षक भी बना लिया है, लेकिन फिर भी वो पहला कदम उठाना, किताब खोलना, वो सबसे मुश्किल लगता है। और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे पावरफुल नियम काम आता है। वो क्या है? इसे आसान बनाए। मेक इट इजी। आसान बनाए। रोहन को खुद से ये नहीं कहना कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है। उसे सिर्फ ये कहना है मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ूंगा। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, ये 2 मिनट का नियम है। सिर्फ 2 मिनट? कोई भी 2 मिनट के लिए पढ़ सकता है। अक्सर शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार जब वो शुरू कर देता है तो मोमेंटम बन जाता है और वो 2 मिनट से ज्यादा पढ़ लेता है। 2 मिनट का नियम, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं है कि छात्र सिर्फ 2 मिनट पढ़कर ही खुद को तसल्ली दे दे और फिर किताब बंद कर दे? ये आदत उल्टी भी तो पड़ सकती है। ये एक बहुत वाजिब सवाल है और शुरुआत में ऐसा हो सकता है। अच्छा। लेकिन इसका मकसद आदत को बनाना है, परफॉर्मेंस नहीं। मकसद है हर रोज पढ़ने बैठने की आदत डालना। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंसी बनाना। एग्जैक्टली। एक बार रोज बैठने की आदत बन गई तो ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही एक और चीज है, घर्षण कम करना, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन।
मतलब रुकावटें हटाना। हाँ, रात में ही अपना बैग तैयार रखो, टेबल पर किताबें नोट्स निकाल कर रखो, ताकि सुबह उठकर ये सब ढूंढने में आलस ना आए। और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सेटिस्फाइंग। ये भी बहुत जरूरी लगता है। बेहद जरूरी। हमारे दिमाग को तुरंत इनाम चाहिए। पढ़ाई का असली फायदा तो महीनों बाद रिजल्ट में दिखेगा, लेकिन दिमाग को अभी कुछ चाहिए। बिल्कुल। तो हर स्टडी सेशन पूरा करने के बाद रोहन अपने कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा सकता है। एक टिक मार्क की तरह। हाँ, कुछ दिनों बाद जब वो उन क्रॉस की एक चेन या स्ट्रीक देखेगा तो उसे एक संतोष मिलेगा। उसे उस चेन को तोड़ने का मन नहीं करेगा। ये एक छोटा लेकिन तुरंत मिलने वाला इनाम है। ठीक है, तो इन 4 नियमों से इसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाकर रोहन अब रोज पढ़ने बैठने लगा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। ठीक है, हम पढ़ने बैठ तो गए, पर क्या सिर्फ घंटों तक किताब के सामने बैठना ही काफी है, या पढ़ने का तरीका भी उतना ही जरूरी है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पे ज्यादातर छात्र गलती करते हैं। कैसे? वो घंटों तक किताब को घूरते रहते हैं, लाइनों को बार बार पढ़ते हैं, हाइलाइटर से पूरी किताब रंग देते हैं। ये पैसिव लर्निंग है और ये बहुत इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट? हाँ, असली गेम चेंजर है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल? इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है दिमाग से जानकारी को बाहर निकालने की कोशिश करना। किताब को दोबारा पढ़ने के बजाय किताब बंद करो और एक खाली पन्ने पर लिखो कि तुम्हें उस चैप्टर से क्या क्या याद है। अच्छा, खुद का टेस्ट लेने जैसा? बिल्कुल। या फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करो, या सबसे अच्छा, जो पढ़ा है उसे किसी और को समझाने की कोशिश करो, भले ही वो कोई दोस्त हो या कमरे की खाली दीवार। हाँ। असल में जब हम किताब बंद करके याद करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन को पुल करने का एफर्ट है, यही मेमोरी को पैसिव रीडिंग से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। ये तो मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? मतलब घंटों की पैसिव रीडिंग शायद 30 मिनट के एक्टिव रिकॉल से भी कम असरदार हो सकती है। तो ये मुझे पढ़ना है वाली सोच से बदलकर मुझे अपने दिमाग को चैलेंज करने का मौका मिल रहा है वाली सोच की तरफ जाना है। एग्जैक्टली। ये पढ़ाई को एक बोझ से एक खेल या पहेली जैसा बना देता है। बिल्कुल। और रोहन एक्टिव रिकॉल को भी एक आदत बना सकता है उन्हीं 4 नियमों का इस्तेमाल करके। अच्छा, वो कैसे? वो अपने दोस्तों के साथ एक स्टडी ग्रुप बना सकता है जहां वो एक दूसरे से सवाल पूछें। ये हो गया इसे आकर्षक बनाना। वो एंकी या क्विजलेट जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकता है जो फ्लैश कार्ड्स को मैनेज करते हैं। ये हो गया इसे आसान बनाना। सही है। हर दिन 20 फ्लैश कार्ड रिव्यू करने का नियम बनाना इसे स्पष्ट बनाना है। और हर टॉपिक में अपनी मास्टरी को ट्रैक करना इसे संतोषजनक बनाना है। तो अब रोहन सही तरीके से पढ़ रहा है, लेकिन आज के दौर में एक और राक्षस है जिससे लड़ना है। कौन सा? हमारा प्यारा स्मार्टफोन और अनगिनत नोटिफिकेशंस। फोकस कैसे बनाए रखें? हाँ, ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर कोई लड़ रहा है। यहाँ भी स्ट्रैटेजी वही है, प्रतिक्रिया करने के बजाय सक्रिय होना। मतलब प्रोएक्टिव होना। हाँ, यानी डिस्ट्रैक्शन आने का इंतजार करके उससे लड़ने के बजाय पहले से ही एक योजना बनाना। इसकी शुरुआत भी एक स्पष्ट इरादे से होती है। इरादा? जैसे रोहन खुद से कहेगा, जब मैं शाम 5 बजे अपनी मेज पर बैठूंगा तो मैं अपना फोन देखे बिना 1 घंटे तक बायोलॉजी पढ़ूंगा। ये कमिटमेंट है। और फिर उस कमिटमेंट को निभाने के लिए माहौल बनाना। एग्जैक्टली। बुरी आदतों के लिए घर्षण बढ़ाना, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, एक क्लासिक तकनीक है। इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा? सबसे आसान तरीका? अपना फोन दूसरे कमरे में रख दो या अपनी माँ को दे दो। हाँ, ये अच्छा है। अगर फोन हाथ की पहुंच में ही नहीं होगा तो उसे उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा और ज्यादातर समय हमारा आलस जीत जाएगा, जो इस केस में अच्छी बात है। वाह, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के खिलाफ, ये तो कमाल का आइडिया है ना? मैं हमेशा सोचता था कि ये ऐप सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए है, लेकिन इन्हें इस तरह इस्तेमाल करना तो एक तरह का डिजिटल जूडो है जहां आप दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। सही पकड़ा, ये डिजिटल जूडो ही है। जैसे फॉरेस्ट जैसे ऐप्स जहां पे आप एक पेड़ लगाते हैं जो तभी बढ़ता है जब आप अपना फोन इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल। मुझे याद है कॉलेज में मेरा एक दोस्त था जो अपना फोन अपनी माँ को देके पढ़ने बैठता था और कहता था, चाहे भूकंप आ जाए मुझे फोन मत देना। सीरियसली? हाँ,
हम सब हंसते थे, पर सच तो यह है कि उसका फोकस हमसे सबसे ज्यादा था। और फिर इस फोकस्ड सेशन को भी संतोषजनक बनाना जरूरी है। 45 मिनट की गहरी पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना, जिसमें आप कुछ मजेदार कर सकें। ये दिमाग को सिखाता है कि फोकस करना एक पुरस्कृत व्यवहार है। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े हैं, टालमटोल से लड़ना, सही तरीके से पढ़ना और ध्यान भटकने से बचना। और इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए? ऐसा क्या है जो इस पूरे सिस्टम को टिकाए रखता है? वो गोंद है प्रगति को ट्रैक करना, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। ट्रैक करना। हर रोज जब रोहन अपना स्टडी सेशन पूरा करता है, वो उसे एक हैबिट ट्रैकर में दर्ज करता है। ये एक ऐप हो सकता है या दीवार पर लगा एक साधारण कैलेंडर जिस पर वो एक क्रॉस लगाता है। वही चेन मत तोड़ो वाला सिद्धांत। हाँ, और इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। जब आप लगातार 10-15 दिनों तक क्रॉस की एक लाइन देखते हैं तो एक मोमेंटम बन जाता है। सही बात है। उस लाइन को बनाए रखने की इच्छा अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है। ये आपके छोटे छोटे रोज के प्रयासों को आंखों के सामने लाता है और दिखाता है कि वो वास्तव में जुड़कर कुछ बड़ा बना रहे हैं। ये आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपका मोटिवेशन कम हो। बिल्कुल। ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि टॉपर्स के पास हमसे ज्यादा विल पावर या अनुशासन होता है, लेकिन आप कह रही हैं कि शायद उनके पास बेहतर सिस्टम होता है। क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी डिसिप्लिन की परवाह किए बिना एक अच्छा सिस्टम बनाकर सफल हो सकता है? काफी हद तक हाँ। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। सही। आप सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं रह सकते, लेकिन एक अच्छा सिस्टम ऑटो पायलट की तरह काम करता है। वो आपकी ऊर्जा बचाता है क्योंकि आपको रोज रोज निर्णय नहीं लेने पड़ते। अच्छा। वो अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना देता है। तो जब प्रेरणा कम होती है तब भी सिस्टम आपको ट्रैक पर रखता है। तो इसका सार सिर्फ तीव्रता से ज्यादा निरंतरता नहीं, बल्कि पहचान का बदलाव है। पहचान का बदलाव। एक छात्र जो रोज आधा घंटा पढ़ता है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करा, वो एक पढ़ने वाला छात्र बन रहा है। बिल्कुल। ये पहचान का बदलाव ही उसे मैराथन दौड़ में टिकाए रखता है, न कि परीक्षा से पहले की 100 मीटर की दौड़। आपने इसे खूबसूरती से समेटा है। असली लक्ष्य आदतें बनाना नहीं है, बल्कि उस तरह का इंसान बनना है जो उन आदतों को सहजता से करता है। जब रोहन खुद को एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट के रूप में देखने लगता है तो पढ़ाई करना उसके लिए एक बाहरी काम नहीं, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और ये सबसे बड़ा बदलाव है। मतलब ये कि इच्छा शक्ति से ज्यादा एक बेहतर सिस्टम डिजाइन करना जरूरी है। हाँ, अच्छी आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाकर और बुरी आदतों को अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाकर कोई भी पढ़ाई के साथ अपने रिश्ते को जड़ से बदल सकता है। और ये ढांचा सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, ये स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते, हर चीज पर लागू होता है। बिल्कुल। और यही बात सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या? ये अकादमिक सफलता पर केंद्रित था, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो आज से शुरू की गई वो कौन सी एक एटॉमिक हैबिट है जो सिर्फ ग्रेड्स ही नहीं, बल्कि कोई खुद को किस नजर से देखता है उस पूरी पहचान को बदलने की शक्ति रखती है।